मेरा एग्जाम 3 जून को हुआ था, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम कर दिए जाएंगे? मेरे जो शिफ्ट का एग्जाम था उसमें पेपर इजी आया था, तो क्या मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे तो कितने? अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? क्या इंपैक्ट होगा नॉर्मलाइजेशन का हमारे स्कोर पर? तो मैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रश्न, सभी मिथ आपके क्लियर करूंगा। एनटीए जो है वो यहां पर सीयूटी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करती है, जो इनका स्टैटिस्टिकल मेथड इन्वॉल्व होता है, इक्यू परसेंटाइल मेथड, वो किस तरीके से काम करता है, इसमें इंटरपोलेशन करके एक आपकी जो है वो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, वो कैसे होती है, सभी बातें मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत ही सीधे और सरल भाषा में, उतना ही जितना आपको जरूरत है। यहां पे सबसे पहली बात, जरूरत क्यों पड़ती है इसकी? अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, आप ऐसा समझो अगर एक ही सब्जेक्ट का पेपर कई बार कराया जाए, आपको ही पता है किसी बच्चे ने उसी सब्जेक्ट का एग्जाम 13 मई को दिया, किसी ने 25 को दिया होगा, 25 को तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मान लो 27 मई को दिया था, किसी ने यहां पर जो 3 जून को दिया था, तो अलग अलग शिफ्ट में मतलब अलग अलग बार पेपर यहां पर हुआ है। तो अगर बहुत बार पेपर होगा तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सभी पेपर के डिफिकल्टी लेवल एक समान हो। ऐसा आपने भी देखा होगा, कभी पेपर इजी रहा है, कभी मॉडरेट रहा है, कभी टफ रहा है। तो जब पेपर का लेवल नहीं सेम होगा तो बच्चे एक लेवल पे कैसे आ पाएंगे? और फिर तो ये कंपटीशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा। भाई टफ वाले बच्चे जो होंगे वो कम नंबर पाएंगे, इजी वाले ज्यादा नंबर पा जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, टफ वाले का नहीं हो पाएगा। तो ये तो गलत है ना, ये तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये इनजस्टिस ना हो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि भाई जिनका पेपर टफ था उनके मार्क्स बढ़ जाएं, जिनके यहां पर पेपर इजी थे उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाए, अल्टीमेटली सेम प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चे आ जाएं। यहां पर टारगेट तो ये होता है। अब इसका रियल इंपैक्ट क्या होता है वो अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले जो बातें फैक्ट हैं वो मैं बता दूं। मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा? तो भैया देखो, अगर आपके पेपर आप टफर शिफ्ट में रहे हो, नो डाउट आपके मार्क्स यहां पर बढ़ेंगे। अगर आपके यहां पर जो है वो इजी साइड में रहो तो आपके मार्क्स घट सकते हैं। कितने घटेंगे कितने बढ़ेंगे कोई नहीं बता सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये समझ लीजिए कि कोई कह दे 10-20 नंबर बढ़ जाएगा, वो बेवकूफी वाली बातें हैं। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं कि नॉर्मलाइजेशन वर्क कैसे करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो मेथड यूज करता है एनटीए सीयूटी के लिए वो इक्वी परसेंटाइल मेथड होता है। यहां पे क्या होता क्या नहीं उसमें उलझिए मत। एक इंटरपोलेशन की कैलकुलेशन की जाती है, अभी सब समझाऊंगा लेकिन आसान भाषा में। रॉ स्कोर, सबसे पहले कुछ टर्म समझिए। रॉ स्कोर क्या होता है? रॉ स्कोर का मतलब ये हुआ कि जब आपने एग्जाम दिया तो आपका कितना स्कोर आ रहा है। मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री का पेपर यहां पर 6 शिफ्ट में हो रहा है, आपने तीसरे शिफ्ट में पेपर दिया था, सपोज करिए 6 शिफ्ट का मतलब यह हुआ 6 बार यहां पर पेपर रहा आपका। अब किसी दिन पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, किसी दिन तीसरा चौथा शिफ्ट, मतलब दूसरा तीसरा, मतलब मान लीजिए कि 13 मई को पहला और दूसरा शिफ्ट हुआ, ठीक है। फिर 14 को पहला दूसरा हुआ, तो अल्टीमेटली 4 पेपर हो गए ना। तो वैसे टोटल मान लीजिए कि यहां पर 6 पेपर्स हुए, ठीक है। आपने तीसरी बार में पेपर यहां पर दिया था, मान लीजिए 14 मई को पहले शिफ्ट में आपने पेपर दिया, आपका मार्क्स यहां पर आ रहा है कितना? 100 नंबर, ठीक है। जो आपने पेपर दिया उससे जो आपका मार्क्स कैलकुलेट हो गया वो 100 नंबर आया। ये हुआ आपका रॉ स्कोर, हम लोग इसको बोलेंगे, जो आपने गेन किया एक्चुअल में, जो आपका मार्क्स यहां पर आया। अब यहां पर एक टर्म आता है परसेंटाइल, पहले इसको समझो क्या होता है। मान लीजिए किसी बच्चे के परसेंटाइल आ गए 96, इसका मतलब यह हुआ कि 4% बच्चे के मार्क्स जो हैं वो आपसे ज्यादा हैं। मान लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरा परसेंटाइल मान लीजिए आ गया 98। 98 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि मुझसे 2%, मतलब मुझसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 2% हैं। 2% बच्चों ने मुझसे ज्यादा मार्क्स पाया, मतलब 100 से अधिक मार्क्स को पाए हैं। 250 में 100 से अधिक मार्क्स पाने वाले की जो संख्या वो 2% है। यहां पर समझ में आया? अगर मेरा परसेंटाइल यहां पर 96 है, इसका मतलब यह हुआ कि 96% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स या तो 100 है या तो 100 से कम है। यहां पर 100 या 100 से कम पाने वालों की जो संख्या टोटल 96% यहां पे। मान लो किसी का आ गया 99 परसेंटाइल, इसका मतलब 99% के जो नंबर हैं वो या तो बराबर या कम है यहां पे। बाकी 1% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स इससे अधिक है। समझ गए? यहां पे बहुत आसान भाषा में। तो क्या किया जाता है कि पहले आपका रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर यहां पर आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट की जाएगी। आपकी परसेंटाइल मतलब समझे आपके शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल क्या है। जैसे समझो मैं आपको बताता हूं 100 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने शिफ्ट 3 में एग्जाम दिया,
और हाईएस्ट स्कोर जो आया वो यहां पर मान लीजिए 220 नंबर रहा। अभी जिसका हाईएस्ट स्कोर है ना उसका यहां पर हो जाएगा 100 परसेंटाइल। यहां पे क्या हो गया, इसका 100 परसेंटाइल हो गया। मान लीजिए कि आपका यहां पर आ गया 218, सपोज करिए आपकी परसेंटाइल आ गई 99.9 समथिंग यहां पर। तो परसेंटाइल जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपके शिफ्ट में मान लीजिए 32,000 बच्चों ने पेपर दिया, तो 32,000 में से यहां पर जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसका 100 परसेंटाइल होगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर केमिस्ट्री में 40 शिफ्ट में पेपर हुआ, मतलब 40 बार पेपर हुआ, तो 40 बच्चे ऐसे होंगे जिनका यहां पर जो है वो 100 परसेंटाइल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उनके शिफ्ट में उनका हाईएस्ट स्कोर तो आया ही होगा। अरे हर शिफ्ट में एक बच्चा तो होगा जिसका हाईएस्ट रॉ स्कोर होगा, तो हाईएस्ट रॉ स्कोर वाले का परसेंटाइल कितना होगा, 100 यहां पर होगा। समझ गए होंगे मेरी बात यहां पे, ठीक। हो सकता है उनका रॉ स्कोर अलग अलग हो। मान लीजिए किसी शिफ्ट 1 में हाईएस्ट जो स्कोर आया, शिफ्ट 1 में हाईएस्ट मान लीजिए यहां पर मैं स्कोर लेकर चलता हूं, मान लीजिए 210 नंबर है, तो इसका भी यहां पे 100 परसेंटाइल होगा। तो परसेंटाइल जो होगा वो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर होने वाले सभी कैंडिडेट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जिसकी मार्क्स सबसे हाईएस्ट होगा उसका 100 परसेंटाइल होगा। तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई बच्चा टॉप करेगा, तो उसका 100 परसेंटाइल यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो परसेंटाइल होगा वो आपके शिफ्ट से आपका कैलकुलेशन हो गया यहां पे, ठीक। अब यहां पर होता है रॉ स्कोर बाय इंटरपोलेशन। ये क्या हुआ, इसका मतलब आपने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया, बाकी शिफ्ट में आप क्या है, एब्सेंट हैं। इसको अगर मैं लिख दूं तो अरे भाई बाकी शिफ्ट में थोड़ा ना आप पेपर दिए हो, आप केमिस्ट्री का पेपर एक ही शिफ्ट में दिए हो, बाकी शिफ्ट में आप एब्सेंट हो। तो अब यहां पर ये देखा जाता है कैलकुलेशन के मेथड से कि अगर आप बाकियों के शिफ्ट में पेपर दिए होते तो आपका स्कोर कितना होता। अब यहीं पर सारी कैलकुलेशन जो होती है वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो क्या किया जाएगा कि आपका ये जो रॉ स्कोर है, ये तो आपका ये रॉ स्कोर रहा जो कि आपने अपने शिफ्ट में दिया था, बाकी शिफ्ट में भी आपको स्कोर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ये कैलकुलेशन की जाती है। इस कैलकुलेशन कैसे की जाती है आपसे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये समझो कैलकुलेशन करी जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के शिफ्ट में बच्चों के कैसे स्कोर, आप सोचो किसी शिफ्ट में, शिफ्ट 3 में हाईएस्ट 220 आया, शिफ्ट 1 में हाईएस्ट 210 आया, इसका मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहां पर ज्यादा था। तो इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए, परसेंटाइल को यूज करते हुए यहां पर आपकी कैलकुलेशन करके यहां पर आपका जो है वो रॉ स्कोर दिया जाता है इंटरपोलेशन मेथड से बाकी शिफ्ट में। इस शिफ्ट में ओरिजिनल स्कोर था आपका, अब बाकी में इंटरपोलेशन मेथड से दिया गया है। देखो क्या दिया गया, 100 नंबर था, यहां पे बढ़ के 158 हो गया। इसका मतलब यहां पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रही होगी, मतलब इसके शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, यहां पर पेपर इजी था इसलिए इसका मार्क्स बढ़ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी 158 है, यहां पर 101 है, मतलब बस एक ही नंबर बढ़ा, लगभग बराबर ही रहा। यहां पर 130, यहां पर 145 नंबर रहा, मतलब इस शिफ्ट में पेपर टफ आया था। तो बाकियों की शिफ्ट में इसके मार्क्स यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपने रॉ स्कोर आप पाए इंटरपोलेशन मेथड से, इसी रॉ स्कोर का एवरेज निकाल दिया जाएगा, मतलब 158, 158, 100, 101, 130, 145 सब का एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालकर आपका स्कोर आएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। एवरेज निकालना जानते हो, औसत निकालना, सबको जोड़ दो और कितने हैं टोटल डिवाइडेड बाई 6 कर दो, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। तो पाए आप 100 नंबर थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया 132। पक्का है कि आपके शिफ्ट में पेपर यहां पे टफ रहा होगा। अब एनटीए ने कुछ अपने एग्जांपल्स दिए हैं, आइए कुछ एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। जैसे आप देखो, एक कैंडिडेट का एग्जांपल ले लो, ये जिसका यहां पर 224 है ना, रोल नंबर मानो 224 है इसका। अब देखो इसके परसेंटाइल 96 थे, इसके यहां पर देखो इसने एग्जाम जो वो शिफ्ट 2 में दिया था। यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या इन्होंने दिया है, पहले यहां पर मैं दिखा देता हूं। मैं सबसे टॉपर की बात करता हूं ना, एकदम टॉपर की बात करता हूं। देखो यहां पर ऐसा है कि परसेंटाइल 100 है, शिफ्ट 1 में स्कोर 200 था, शिफ्ट 2 में 194, 188, 200। अब यहां पर अल्टीमेटली नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना आ गया, 195। या मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से आपको मैं एक दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो इधर, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूं तब आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे इन सब चीजों को। एक एग्जांपल देता हूं जो एनटीए ने यहां पर आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है।
मैं लेता हूं कुछ ये वाला एग्जांपल, देखो ये 597 वाले का ले रहा हूं, ठीक है, 597 वाले का, इसका नोटिस करना है यहां पर, ठीक है। चलो इस वाले का मैं नोटिस करा रहा हूं। यहां पर देखो इसका परसेंटाइल कितना बताया जा रहा है, 78 इसका परसेंटाइल यहां पे, ठीक है। और देखना यहां पे अगर हम देखें तो इसका जो है वो किस शिफ्ट में एग्जाम दिया इसने दिया यहां पे आपके शिफ्ट 3 में। आप देखो ना शिफ्ट 3 में इसका 56 मार्क्स है, यहां पे कितना है, 1 मिनट, शिफ्ट 3 में इसके यहां पर 56 मार्क्स हैं, ठीक है। ये कौन था हमारा, ये 597 वाला ना, तो शिफ्ट 3 में इसके यहां पर 56 मार्क्स हैं यहां पे, ठीक। चलो अब यहां पर मैं आपको बाकी का दिखाता हूं, फिर आगे क्या हुआ। अब देखो मैं बाकी इंटरपोलेशन मेथड से सब में भर दूंगा। 597 वाले के आप अगर यहां पर मार्क्स देखोगे, एक्चुअल में इसके मार्क्स कितने आए थे यहां पर, 597 वाले के मार्क्स जो थे वो 56 थे यहां पर। अब देखो बाकी शिफ्ट में 56 हो गया, 60 हो गया, 69 हो गया यहां पे। अब इन्हीं मार्क्स का क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, और ये जो एवरेज होगा वही यहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां पर हो जाएगा। तो देखो यहां पर 597 वाले का अगर मैं एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखूंगा, आप देख लो यहां पर इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना हो गया, 60 हो गया यहां पे, मतलब एक्चुअल में 56 पाया था, 56 से 60 हो गया। और देख लो यहां पर अलग अलग बच्चों का, इसमें क्या है कि जैसे आप ये देखो यहां पर, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो ये बच्चा था 184 मान लो पाया होगा, फाइनल इसके मार्क्स कितने हो गए यहां पर, 173 हो गए। तो यहां पर बाकी किस मतलब इसके शिफ्ट में एग्जाम इजी रहा होगा, तो बाकी की शिफ्ट में यहां पर इसके मार्क्स कम हो गए यहां पर, ठीक है, क्योंकि बाकी की शिफ्ट में पेपर आपका टफ रहा होगा। तो अल्टीमेटली आप मेरा मतलब यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर होगा क्या कि आपके शिफ्ट में आपने मार्क्स पाया, ठीक है, बाकी के शिफ्ट में भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मान लो केमिस्ट्री का पेपर 40 बार हुआ होगा, एक बार आपने पेपर दिया तो आपका स्कोर आया होगा, बाकियों में भी आपको स्कोर यहां पर दे दिया जाता है। और लेकिन जो ये दिया जाता है ये इस शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया होगा उसके बेसिस पे वहां पर इक्यू परसेंटाइल जो मेथड है वो इंप्लीमेंट होता है। अब वो कैसे होता है उसके पीछे कैलकुलेशन में आप मत जाओ, लेकिन ये है कि यहां पर इंटरपोलेशन मेथड से आपको हर शिफ्ट में स्कोर दिए जाते हैं, और फिर इसका जो एवरेज होता है वो यहां पर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, और परसेंटाइल को यूज किया जाता है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि कैलकुलेशन में मत उलझो, लेकिन अब आप ये समझो कि अब ये चीज आप नहीं समझ पाओगे ना कि भाई आप एक शिफ्ट में पेपर दिए थे, बाकी 40 बार जो हुआ था वो आप एब्सेंट थे, उसमें आपको खुद नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो बाकी 40 में बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्म किया होगा किसी को नहीं पता है। तो इसके लिए हमको सिर्फ वेट करना पड़ता है कि आखिर हम इंतजार करेंगे कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हमको पता चलेगा। और यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट बनाने के लिए, मेरिट स्कोर को बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब एक चीज यहां पर आएगी, क्या ये सही है या गलत है। तो देखो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हो, मल्टीपल शिफ्ट कराते हो, तो नॉर्मलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसमें हम कहते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, नहीं है, क्योंकि आपने एक में एग्जाम दिया, बाकी 39 शिफ्ट में क्या हुआ कैसे हुआ आपको क्या पता। किसी बच्चे का स्कोर आपको थोड़ा नहीं पता होता है। हर साल क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि आंसर कैसे कैलकुलेट किए, सर आया था 190 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ गया 110। अब क्या होता है कि ऐसा बाकियों मतलब ऐसा कुछ बच्चों के साथ दिखेगा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर साल आती हैं। अगर आप देखोगे तो अगर हम ऐसे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के द्वारा तो हमको मेथड पूरा सही दिखेगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मैं कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सब साइड में कर देता हूं। मैं एक बात बोलता हूं, यार आप एक बात बताओ, अगर किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आ गया, बच्चा पेपर देखेगा, क्या होगा कि मान लो उसने 10 क्वेश्चन देखा और उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, चूंकि पेपर टफ है, तो क्या करेगा, वो पैनिक करेगा। उसको क्या पता पेपर टफ है इसलिए उसको नहीं आ रहा, उसको क्या लगेगा कि मैं जो पढ़ा हूं वो सब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। वो पैनिक हो जाएगा। पैनिक हो जाएगा तो क्या वो पेपर में अच्छे से परफॉर्म करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप मेंटल स्टेट को कैसे नॉर्मलाइज करोगे हर शिफ्ट में। मेंटल स्टेट नॉर्मलाइज नहीं होता है, बच्चा पैनिक कर जाता है, और पैनिक कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एग्जाम यहां पर खराब ही होगा। और खराब हो गया तो आप कैसे, और आप ये सोचो कि आप पहला पेपर मान लो फिजिक्स का लिए, पेपर हार्ड था, खराब हो गया, अब इसके बाद जो आप केमिस्ट्री और मैथ लिए हो उसका दिमाग काम करेगा,
हैं, वो इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड है और इतना ज़्यादा वो महात्मा बुद्ध बन चुका है कि उसको कोई फर्क ना पड़े। ये खराब हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली खराब कर दिया आपने ना उसका। तो कहाँ से आप बोलते हो कि हम नॉर्मलाइज कर देंगे? ये सब बस वही है कि सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशंस हैं, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो कैलकुलेशन बेस्ड चलता है। तो फिर वही है कि हम लोग कभी ये कह तो नहीं सकते कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, लेकिन अब जो है उसी को एक्सेप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है। तो मैंने आपको मेरे हिसाब से कि चीजें क्लियर तो कर दिया है। बाकी मैं अभी भी कहूंगा ये कंप्लीटली इनट्रांसपेरेंट है और बच्चों के साथ इनजस्टिस है। यहां पर मैं यही कहता हूं कि पेपर आप एक बार में कराओ, चाहे जैसे कराओ, आप ऑफलाइन मोड में कराओ, OMR भर के कराओ, सब चलेगा, सब वैलिड है। लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में करा के आप कभी बच्चों के साथ जस्टिस तो नहीं कर सकते हो। 100% जस्टिस है? कभी नहीं जस्टिस है, हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते हो। आप ऐसे कैलकुलेशन के बेसिस पे बच्चों की मेंटल स्टेट को जज नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।